601 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। गु निंगशुन के घर पर वह सोफे पर भावहीन होकर बैठी रही। उसके हाथ में जो फोन था उस पर अभी भी कॉल डिस्कनेक्ट होने की स्क्रीन दिखाई दे रही थी। असल में उन्होंने आज अपनी अच्छी दोस्त लिन चुकिंग के साथ घर पर रात का खाना खाने का कार्यक्रम तय किया था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही निर्धारित समय नजदीक आ रहा था, जू हाओ ने अचानक फोन किया। वह उसके घर आना चाहता था। गु निंगशुन ने जू हाओ को बताया कि लिन चुकिंग अतिथि के रूप में आ रही है और उससे किसी और दिन आने की विनती की। तब वह उसे अच्छा प्रतिफल देगी। लेकिन जू हाओ ने इनकार कर दिया। उसने उससे मिलने आने पर जोर दिया। गु निंगशुन को जू हाओ के प्रभुत्व में आने का डर याद आ गया। उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि जू हाओ आ रही थी, इसलिए उसे अपनी दोस्त से माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसने लिन चुकिंग से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा। जू हाओ ने फिर से बोलना शुरू किया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसने उससे योजना के अनुसार लिन चुकिंग का मनोरंजन करने के लिए कहा। जू हाओ की असलियत को जानते हुए वह तुरंत ही उसके इरादे को समझ गई। वह उसे अपनी सहेली के सामने सब कुछ बताने के लिए तैयार कर रहा था। लिन चुकिंग और जू हाओ पहले साथ थे, वह बाद में आई थी। हालांकि उसे जू हाओ द्वारा मजबूर किया गया था, लेकिन क्या लिन चुकिंग उसकी बात पर विश्वास करेगी? उसे एक लोमड़ी की आत्मा के रूप में भी देखा जा सकता है जो एक आदमी को चुरा रही है। सच सामने आने के बाद उसे क्या करना चाहिए? क्या लिन चुकिंग अब भी उसे अच्छी बहन मानेगी? निश्चित रूप से नहीं। संभवतः उसके बाद वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। न तो वह अपनी अच्छी बहन द्वारा भेद खुलना चाहती थी और न ही उसकी बहन का दुश्मन बनना। ये वो चीजें थी जो वह देखना चाहती थी। लेकिन वास्तविकता ने उसे विरोध करने की अनुमति नहीं दी। वह केवल आज्ञाकारी होकर जू हाओ की बात सुन सकती थी। खुद को संभालते हुए गु निंगशुन उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, लिन चुकिंग को पहले पहुंचना होगा। यदि लिन चुकिंग जू हाओ से पहले पहुंचे, उसे यकीन नहीं था कि जू हाओ लिन चुकिंग के सामने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। उसके लिए यह इतना अपमानजनक नहीं होगा। हालांकि चीजें इच्छानुसार नहीं हुई। जब उसने जू हाओ की कार को पास आते देखा, गु निंगशुन का दिल धीरे धीरे बैठ गया। वह मन ही मन कड़वाहट महसूस कर रही थी, लेकिन इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और जू हाओ की ओर चल पड़ी। जू हाओ को घर में ले जाते हुए गु निंगशुन ने कहा, मालिक, क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं पहले खाना निकाल कर दे, या फिर हमें चुकिंग के आने का इंतजार करना चाहिए और साथ में खाना खाना चाहिए? जू हाओ ने हाथ हिलाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए गु निंगशुन की ओर देखा। रात के खाने के लिए कोई जल्दी नहीं है, चलिए पहले यह एपेटाइजर खा लेते हैं। गु निंगशुन पूरी तरह से अचंभित थी। इसके तुरंत बाद उसने खुद को अपने शरीर पर नियंत्रण करने में असमर्थ पाया। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लिन चुकिंग के सामने जू हाओ उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, या फिर वह बहुत रूढ़िवादी थी। ऐसा क्या था जो जू हाओ करने की हिम्मत नहीं करता था? उसे लगा कि जू हाओ आया था और उसने लिन चुकिंग को साथ आने से नहीं रोका। यह उन्हीं बहनों के लिए था ताकि वे सच्चाई को उजागर कर सकें। लेकिन उसे इस तरह के खुलासे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर लिन चुकिंग इसे मौके पर देख लेती तो क्या वह जिंदा ही निगल नहीं ली जाती? ये विचार पल भर में उसके मन में कौंध गए। जल्द ही उसने सोचने समझने की क्षमता खो दी। सू चेन सड़क पर यूं ही बेमतलब घूम रहा था। इस समय वह भौहें चढ़ाए हुए था, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसका अपने सगे भाई लुओ यान से बड़ा झगड़ा हुआ था। लुओ यान ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वह फिर से बेघर और भटकने वाला बन गया था। सू चेन सोच रहा था कि लुओ यान ने उससे बहस क्यों की। इस बहस का कारण बेहद ही विचित्र था, क्योंकि उसने घर में पहले अपना बायां पैर रखा था। जी हाँ, यही कारण था। अगर उन पर समलैंगिक प्रवृत्ति होने का आरोप भी लगाया गया होता तो भी यह इतना हास्यास्पद नहीं होता। दरअसल लुओ यान जानबूझकर उससे दूरी बना रहा था, ताकि जब वह उसे धोखा दे तो उसे इतना दर्द न हो। अगर सू चेन सतर्क हो जाए और उसके धोखे से बच जाए तो यह उसकी किस्मत होगी। एक तरफ उनका भाई था, दूसरी तरफ उनका परिवार। उन्हें चुनाव करना वाकई मुश्किल लगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। तब सू चेन को याद आया कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले उसका पेट भरने के लिए एक रेस्तरां ढूंढें। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं। एक जानी पहचानी सी कार वहां से गुजरी।
सू चेन ने भौहें चढ़ाकर ड्राइवर की सीट की ओर देखा। एक बेहद खूबसूरत आकृति नजर आई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कार उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। ये वही खूबसूरत महिला थी जिसे उसने पिछली बार अपनी मंगेतर गु निंगशुन की कंपनी में नीचे देखा था। उस समय उसे लगा कि वह गु निंगशुन की कंपनी की कर्मचारी है। लुओ यान ने उसे शंघाई के बारे में कई बातें बताईं। उसे एहसास हुआ कि वह वैसी नहीं थी, लेकिन एक अन्य समूह के सीईओ। यही कारण था कि उसने उसे शुरू में गु के समूह में देखा था। वे दोनों अच्छे दोस्त होने चाहिए या उनके बीच सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। ये खबर सुनते ही सू चेन के मन में तुरंत एक विचार आया। क्या गु निंगशुन उसे नीचा नहीं समझती? जू हाओ के लिए उसने सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वह जानता था कि उसे जू हाओ द्वारा बहकाया जा रहा था। उसके प्रति उसकी उपेक्षा निर्विवाद थी। जब वे पहली बार मिले थे तब जू हाओ के आने से पहले ही वह पैसे के जरिए उससे छुटकारा पाना चाहती थी। अगर वह उसकी अच्छी दोस्त को अपने पक्ष में कर सके, क्या तब गु निंगशुन को अपने कार्यों पर पछतावा होगा? वह जू हाओ को भी दिखाना चाहता था कि वह उससे हीन नहीं था। वह भी अद्वितीय सुंदरियों को मोहित कर सकता था। इसलिए लिन चुकिंग को दोबारा देखकर सू चेन के दिल में उमड़ी उत्तेजना फिर से जागृत हो गई। उसने लिन चुकिंग का पीछा करने और उसे जीतने का फैसला किया। पहाड़ से नीचे आने के बाद से उसने सही मायने में छेड़छाड़ शुरू नहीं की थी। अपनी चिकित्सीय कुशलता के दम पर क्या किसी लड़की का दिल जीतना आसान नहीं होगा? वह एक नज़र में बता सकता था कि उसे कोई मामूली बीमारी है या नहीं। क्या उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है? क्या उसे अक्सर कहीं हल्का दर्द रहता है? क्या ये सुनकर कोई खूबसूरत महिला बेहद हैरान नहीं होगी? उसे उसका इलाज करने दो। जब वह उसकी नब्ज देखता था तो वह उसके हाथ को छूता था। शारीरिक संपर्क का इस्तेमाल करके वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते थे। फिर वह कुछ सुइयों से उसका इलाज करता था और फिर उसे सफलतापूर्वक अपने वश में कर लेना। ये सोचकर सू चेन का खून खौल उठा और उसकी भूख गायब हो गई। उसने अपनी चलने की तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि कुछ ही देर बाद सू चेन ने फ्राउनिंग किया, क्योंकि लिन चुकिंग जिस दिशा में गाड़ी चला रही थी वह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब कार रिहायशी इलाके में दाखिल हुई, सू चेन को अचानक बात समझ आ गई। क्या यह उनकी मंगेतर गु निंगशुन का घर नहीं है? इसे लिन चुकिंग और गु निंगशुन की दोस्ती से जोड़ते हुए बाद में पता चला कि वह सिर्फ घूमने आई थी। सू चेन के कदम नहीं रुके। अगर वह गु निंगशुन के सामने लिन चुकिंग को अपने पक्ष में कर ले तो यह आदर्श स्थिति होगी। उसे उसका आकर्षण देखने दो। भले ही वह उसे पसंद न करती हो, फिर भी कोई और उसे पसंद करेगा। अगर गु निंगशुन अपना मन बदल लेती तो वह पुरानी बातों को भुला देता। भले ही वह जू हाओ के बच्चे से गर्भवती हो, वह इसे स्वीकार कर सकता था। वह बैकअप के तौर पर काम करने को तैयार था। गु निंगशुन को इतना सुंदर होने के लिए किसने कहा था? जैसा कि उम्मीद थी, लिन चुकिंग ने गाड़ी चलाई और गु निंगशुन के घर के सामने रुक गई। कार से एक बेहद खूबसूरत शख्सियत बाहर निकली। बिना किसी झिझक के सू चेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसका अभिवादन किया। हेलो प्यारी, हम फिर मिल रहे हैं। ओह मेरी गलती, शायद आप मुझे नहीं जानते। आपसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। पिछली बार यह गु के फार्मास्यूटिकल ग्रुप में हुआ था। तुम हो? अचानक एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो गया। लिन चुकिंग ने भौहें चढ़ाईं। शुरू में वह इस मामले में उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष गु के फार्मास्यूटिकल ग्रुप से है तो उसने माथे पर शिकन डालकर पूछा। गु फार्मास्यूटिकल ग्रुप उनकी अच्छी बहन गु निंगशुन की कंपनी थी। इसके अलावा ये व्यक्ति गु निंगशुन के दरवाजे पर था। उसे लगा कि शायद कोई संबंध हो सकता है, इसलिए उसने फिर भी उसे थोड़ा सम्मान दिया। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। सू चेन मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम सू चेन है और मैं एक दिव्य डॉक्टर हूँ। उसका हाथ हवा में ही जम गया। लिन चुकिंग का उससे हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। निंगशुन के साथ आपका क्या रिश्ता है? सू चेन ने असहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये सोचकर कि वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला का दिल जीतना चाहता है, वह निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि गु निंगशुन उसकी मंगेतर थी। मेरा गु निंगशुन से कोई संबंध नहीं है। लिन चुकिंग के चेहरे पर भावहीनता छा गई। गु निंगशुन से कोई संबंध नहीं, तो फिर उसे उसकी इज्जत क्यों करनी चाहिए? उसने बिना किसी चेतावनी के उसका रास्ता रोक दिया था। उसने अभी तक उससे हिसाब भी नहीं चुकाया था। लिन चुकिंग ने ठंडे स्वर में कहा, एक तरफ सरकाना, सुंदर, मुझे दूर मत रखो।
मैं एक दिव्य चिकित्सक हूँ, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सू चेन ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जिसे वह आकर्षक समझता था। फिर उसने अपनी निगाहें लिन चुकिंग पर टिका दी। वह असल में लिन चुकिंग के हाथों को देखकर उसकी कुछ छोटी मोटी बीमारियों का पता लगाना चाहता था। वह सफल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वह आभा भी पढ़ सकता था। हालांकि इस एक नज़र से सू चेन हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा गुलाबी था और उसकी आंखें चमकीली थीं। यह असाधारण स्वास्थ्य का संकेत था। धिक्कार है, उसने सोचा था कि लिन चुकिंग जैसा राष्ट्रपति कंपनी को लेकर निश्चित रूप से चिंता होगी, और कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी हो जाती हैं। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं था। वह बेहद स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं थी, तो वो लड़कियों को कैसे पटाता? अभी अभी उसके इतने लापरवाह होने का कारण यही था। इसका उद्देश्य उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वासपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करना था। उन्हें लिन चुकिंग की पहली छाप की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करती रहेगी, उतना ही काफी होगा। दूसरी पार्टी बीमार नहीं थी, और उसने बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ा था। महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण अचानक समाप्त हो गया। उसे पता नहीं था, लिन चुकिंग ने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली ली थी, और जू हाओ के वहां मौजूद होने पर वह बीमार कैसे हो सकती थी। भाड़ में जाओ, लिन चुकिंग ने ठंडे स्वर में दो शब्द कहे। निर्मम राष्ट्रपति का व्यक्तित्व पूरी तरह से उजागर हो गया था। कोई बीमारी न देखकर सू चेन केवल चुपचाप एक तरफ हट गई। उसने लिन चुकिंग को अपनी मंगेतर के घर के दरवाजे की ओर जाते हुए देखा। लिन चुकिंग घंटी बजाने ही वाली थी, लेकिन उसे अंदर से कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। एक पुरुष और एक स्त्री। वह महिला उसकी अच्छी बहन गु निंग शुआंग थी। उस आदमी की आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी थी। जिज्ञासावश लिन चुकिंग ने अपना कान दरवाजे से सटा दिया। और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। तुम अब भी चुकिंग की अच्छी बहन कैसे हो सकती हो? तुम चुकिंग के साथ मेरे रिश्ते को अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी मंशा क्या है? उस आदमी की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर लिन चुकिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह जू हाओ की आवाज से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। वह इसे कैसे नहीं पहचान पाए? उसने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। उसकी अच्छी बहन गु निंग दरअसल दिन दहाड़े घर के अंदर अपने प्रेमी के साथ थी। जू हाओ की बातें सुनकर क्या गु निंग उसे बहका रही थी? और वह जू हाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानती थी। गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा और उसने अपने दांत पीस लिए। इसके बाद और भी बातचीत हुई, जब जू हाओ ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और काले को सफेद में बदल दिया। गु निंग की स्तब्ध आंखों में थोड़ी सी स्पष्टता लौट आई। उसने तर्क दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जू हाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब भी तुम ये बात नहीं मानोगे। तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम एक बार चुकिंग को ढूंढने गए थे और दरवाजे पर हमारी बातचीत सुन ली थी। उसके बाद तुमने जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश की, और यहाँ तक कि यह भी कहा कि तुम्हें चुकिंग के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता था। अगर यह प्रलोभन नहीं है तो और क्या है? क्या आप चुकिंग की कंपनी को लगातार बेहतर होते देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह मेरी वजह से है, इसलिए आप मुझसे कृपा पाने आए हैं? अगर चुकिंग को पता होता कि तुम किस तरह की इंसान हो, तो वह बहुत निराश होती, है ना? चुकिंग तुम्हें एक अच्छी बहन की तरह मानती है। क्या तुम भी एक अच्छी बहन के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? गु निंग अब भी बहस करना चाहती थी, लेकिन जू हाओ ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। बाहर लिन चुकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। जू हाओ के भ्रामक कथन के कारण उसने पूरी तरह से गलतफहमी पाल ली। उसे लगा कि गु निंग जू हाओ को बहका रही है। जब जू हाओ ने दरवाजे पर हुई बातचीत को सुनने का जिक्र किया, तो लिन चुकिंग चौंक गई। उस समय गु निंग बिल्कुल इसी तरह कमरे में खुद को और जू हाओ को सुन रही थी। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब वह उस दिन आई तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तो बात कुछ इस तरह थी। लिन चुकिंग पूरी तरह समझ गई। तुरंत ही क्रोध भड़क उठा। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोके रखा। अंदर न केवल गु निंग थी, बल्कि जू हाओ भी मौजूद था। जल्दबाजी में कदम उठाने से जू हाओ शर्मिंदा होगा और नाराज भी होगा। उसके दिल का सारा गुस्सा केवल गु निंग पर ही केंद्रित था। इसका जू हाओ से कोई लेना देना नहीं था। कुछ ही दूरी पर सू चेन ने लिन चुकिंग को गु निंग के घर पहुंचते देखा, लेकिन वह सीधे अंदर नहीं गई। इसके बजाय वह अपना कान दरवाजे से सटाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। बहुत गुस्से में लग रहा था। सू चेन पूरी तरह से हैरान रह गया।
वह असमंजस में आगे बढ़ा। लिन चुकिंग ने कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा। सू चेन को पास आते देख उसने भौहें चढ़ा ली। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाओ। सू चेन अचानक रुक गया। लिन चुकिंग की निगाहें ऐसी लग रही थी मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। वह स्तब्ध प्रतीत हुआ। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम भड़क गए? इसी क्षण उसने घर के अंदर से एक चीख सुनी। ये बात उनकी पूर्व मंगेतर गु निंग शुआंग ने ही उजागर की थी। बाहर से आए आवाज से वह चौंक गई थी, लेकिन वह आवाज थोड़ी अजीब क्यों लग रही थी। डिंग। लिन चुकिंग गुस्से से आग बबूला है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग। गु निंग को लगातार अपमानित किया जा रहा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। दरवाजा अंदर से खोला गया था। गु निंग का चेहरा लाल था, माथे पर पसीना आ रहा था और उसकी आंखों में साफ तौर पर घबराहट झलक रही थी। सू चेन असमंजस में थी। वे घर पर क्या कर रहे थे? ऐसी स्थिति में पहुंच जाना। जल्द ही उसे पता चल गया कि वे क्या कर रहे हैं। इस समय वह दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था। उसने संयोगवश खुले दरवाजे से घर के अंदर सोफे पर बैठे हुए जूहाओ को देखा। बूम। उसके दिमाग में जैसे बिजली कड़कने लगी। इसे लिन चुकिंग द्वारा कान लगाकर सुनने की क्रिया से जोड़ना, और वह चीख जो उसने अभी सुनी। इसके साथ ही जूहाओ और गु निंग भी एक ही कमरे में मौजूद थे। सब कुछ स्पष्ट हो गया। पता चला कि कुछ ही क्षण पहले एक ही दरवाजे से अलग वह बाहर खड़ा था, जबकि उसकी मंगेतर जूहाओ के साथ अंदर थी। गरज सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग अब सिर्फ हरा नहीं रह गया है। यह एक विशाल हरा भरा घास का मैदान था। गु निंग का दिल उथल पुथल में था और उसने घबराकर लिन चुकिंग को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। लिन चुकिंग ने भी कमरे में जूहाओ को देखा। उसका इरादा अपनी भली छोटी बहन पर अपना गुस्सा निकालने का था, लेकिन ये याद रखते हुए कि सू चेन एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मौजूद थी, उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा और कमरे में चली गई। गु निंग को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि उसकी अच्छी छोटी बहन उसे कैसे डांटेगी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े सू चेन की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसने धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। चुकिंग। गु निंग ने घबराकर लिन चुकिंग की ओर देखा। लिन चुकिंग ने उसे ठंडी निगाहों से घूर कर देखा। अब वहां केवल 3 लोग बचे थे, सभी अंदरूनी सूत्र, इसलिए वह आखिरकार अपना गुस्सा निकाल सकी। लेकिन जूहाओ उसे गुस्सा कैसे होने दे सकता था? गु निंग गर्भवती थी और वह डर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका मकसद दोनों छोटी बहनों को दुश्मन बनाना नहीं था। उन्होंने तुरंत लिन चुकिंग को सांत्वना दी। उन तीनों ने एक साथ भोजन किया। जूहाओ के मार्गदर्शन में लिन चुकिंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार जूहाओ के साथ उसका रिश्ता उचित नहीं था। गु निंग की आलोचना करने का उसे क्या अधिकार था? गु निंग को चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाते देख लिन चुकिंग ने जूहाओ के लिए खाना उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह गु निंग को दिखावा कर रही हो। तुम तो बस देर से आए हो। अंकल जू, इसे चखिए, मैं आपको खिलाऊंगा। वे दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेही थे। गु निंग बेहद शर्मिंदा थी। अभी अभी जब उसने लिन चुकिंग को जानबूझकर दरवाजे पर जोर से भाग जाओ कहते सुना, तो वह लगभग बुरी तरह डर गई थी। ये स्पष्ट था कि उसे सब कुछ पता था। उसे अभी अभी जूहाओ के साथ हुई बातचीत याद आ रही थी। उन्हें पहले ही तीसरे पक्ष के रूप में चिन्हित किया जा चुका था। रात के खाने के बाद लिन चुकिंग से बचने के लिए गु निंग बर्तन धोने के लिए रसोई में दौड़ पड़ी। वह बहुत देर रात तक बाहर नहीं आई। काफी रात हो चुकी थी और गु निंग वापस जाने की योजना बना रही थी, लेकिन जूहाओ उसे कैसे जाने दे सकता था। वह उसे गले लगाते हुए ऊपर बेडरूम में ले गया। लिन चुकिंग को दरवाजे पर सुनी हुई बात याद आ गई और बदला लेने की तीव्र इच्छा के कारण उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। ये देखते हुए कि समय उपयुक्त था, जूहाओ ने गु निंग को बुलाया। देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्यारी छोटी बहन इतनी गुस्से में है, क्या तुम उसका बोझ बांटने में मदद नहीं करोगी? 226 लिंगर बढ़ने लगा है। एक से अधिक पत्नियां होने का आशीर्वाद। बहुत ही पौष्टिक। गु निंग के दरवाजे पर सू चेन बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। लिन चुकिंग के अंदर जाने के बाद से कोई आवाज नहीं आई थी। लिन चुकिंग और गु निंग अच्छी छोटी बहनें थीं। जब उसे पता चला कि उसकी प्यारी छोटी बहन एक ऐसे आदमी के साथ है जो उसके पिता की उम्र का है, तो वह जरूर गुस्से से आग बबूला हुई होगी। जब गु निंग ने दरवाजा खोला तो लिन चुकिंग को देखकर उसकी निगाहें चिंता से भरी हुई थीं। वह लिन चुकिंग के आरोपों से जरूर डर गई होगी।
लेकिन अगर उसने उस पर आरोप लगाया भी तो उसे कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए थी। ये सोचकर कि जू हाओ भी अंदर ही है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बात को गुप्त रखने के लिए उसने लिन चुकिंग के साथ कुछ किया हो। जू हाओ के पुराने विकृत स्वभाव को देखते हुए, जिसने अपनी मंगेतर और 2 छोटी बहनों को चुरा लिया था, वह निश्चित रूप से लिन चुकिंग को नहीं छोड़ेगा, जो उतनी ही खूबसूरत थी। देखो जू हाओ ने गुनिंग के साथ क्या किया था। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लिन चुकिंग ही वह महिला थी जिसे उसने पाने का फैसला किया था। वह किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। सू चेन की आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब वह वाकई जू हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जू हाओ को किसी महिला को नुकसान पहुंचाने से रोकना अभी भी उसकी क्षमताओं के भीतर था। वह तुरंत गुनिंग के दरवाजे पर गया और उसे लात मारकर खोलने का इरादा किया। स्विश, एक आकृति भूत की तरह उसके सामने कौंध गई, खून जैसे लाल रंग के कपड़े पहने हुए। रेड रोज के अलावा और कौन हो सकता है। डार्क वर्ल्ड में एक शीर्ष हत्यारे के रूप में उसने वर्षों में अनगिनत लोगों की हत्या की थी। वहां खड़े रहने मात्र से ही उससे एक जबरदस्त घातक आभा निकल रही थी। उसकी आभा को महसूस करते हुए, जो लुओ यान की आभा से कमजोर नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। सू चेन विस्मय से भर गया। उससे निकलने वाली हत्या की मंशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने लुओ यान से कहीं अधिक लोगों को मारा था। उसका युद्ध अनुभव निश्चित रूप से जबरदस्त होगा। हालांकि उसकी साधना का स्तर लुओ यान और उसके सामने खड़ी उस खूबसूरत महिला से थोड़ा अधिक था, लेकिन पहाड़ पर रहने के कारण उसमें खून और आग के अनुभव की कमी थी। यदि प्रतिद्वंदी ने पूरी ताकत से संघर्ष किया तो वह केवल ड्रॉ ही हासिल कर सकता था। सू चेन बहुत निराश थी। इससे भी अधिक निराशाजनक बातें अभी बाकी थी। ये तुम्हारा काम नहीं है, हट जाओ। सू चेन लिन चुकिंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसने अधीरता से कहा। रेड रोज की आंखों में मौजूद हत्या का इरादा कम नहीं हुआ। वह सचमुच इस आदमी को जान से मारना चाहती थी। वह जू हाओ से शर्त हारने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था। हुआ स्ट्रेंथ पीक की शक्ति। फिर भी उन्होंने लुओ यान के साथ बराबरी का मुकाबला किया, जो कि केवल हुआ जिन ही था। ये सरासर शर्मनाक था। जीना हवा की बर्बादी थी। बेहतर होता अगर वह उसे मुक्ति पाने में मदद करती। हालांकि जू हाओ के निर्देशों को याद रखते हुए रेड रोज अभी भी बोल रही थी। मेरे गुरु ने कहा है कि यदि तुमने घुसपैठ करने की हिम्मत की तो वह लियू ईरान को भेजकर तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। सू चेन थोड़ा हैरान रह गया, फिर गुस्से से उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। धत्तेरी की। वह अंदर जाकर जू हाओ से जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार था। अपनी अपार शक्ति के बावजूद जू हाओ ने उससे सीधे और निष्पक्ष रूप से लड़ने का साहस नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाने का विकल्प चुना, और उसने तो अपनी छोटी बहन को भी उसे गिरफ्तार करने के लिए बुला लिया था। क्या वह इतना बेशर्म नहीं हो सकता। सू चेन गुस्से से कांप उठा। फिर उसने रेड रोज का जू हाओ के लिए पता देखा। मालिक। सू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से रेड रोज की ओर देखा। उसकी सुंदरता राष्ट्रों को गिरा सकती थी। उसका शरीर सुडौल और लचीला था और उसका व्यवहार अभिमानी और उग्र था। वह गुनिंग या लिन चुकिंग से किसी भी तरह से बदतर नहीं लग रही थी। ऐसी अतुलनीय सुंदरता। वह वास्तव में जू हाओ का गुलाम बनने को तैयार था, और गौर से देखने पर उनकी बाहों के बीच एक परिपक्व महिला का हल्का सा आकर्षण भी दिखाई दिया। उसने स्पष्ट रूप से अपनी कौमार्यता खो दी थी। उसे याद था कि जब वे पहली बार मिले थे तब वह एक भोली भाली युवती थी। उसने इसे किसके हाथों खोया? बिना किसी संशय के सू चेन के दिल में थोड़ी सी पीड़ा हुई। एक ताजा फूल गोबर के ढेर में फंसा हुआ था। पहले उनकी मंगेतर, फिर उनकी जूनियर सिस्टर पुलिस फ्लावर लियू ईरान, और फिर एक और जूनियर सिस्टर फैंग जिक्सुआन। अब एक और निजी अंगरक्षक। सभी अद्वितीय सुंदरियां। उस बूढ़े आदमी जू हाओ द्वारा विभिन्न हथकंडों का उपयोग करके उन्हें एक एक करके गिराते हुए देखना। सू चेन बेहद परेशान महसूस कर रही थी। वह चाहता था कि काश वह जू हाओ के लाखों टुकड़े कर देता। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया। सू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर लियू ईरान आ भी जाए तो क्या हुआ? उसके आने से पहले ही मैं लिन चुकिंग को जू हाओ से बचा लूंगा। उनकी छोटी बहन लियू ईरान पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह लियू ईरान को जू हाओ के असली रंग दिखाने के लिए राजी कर पाएगा। हे, सिर्फ तुम, रेड रोज ने उपहास किया। तुम हुआ जिन लुओ यान को भी नहीं हरा सके। तुम्हें मुझसे आगे बढ़कर अंदर आने की हिम्मत किसने दी? सू चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आखिरी लड़ाई वाकई थोड़ी शर्मनाक थी।
ऐसा लगा जैसे यह उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्म बन गई हो। हालांकि वे शब्द अप्रिय थे, लेकिन वे सत्य थे। उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ा कि उनमें युद्ध का अनुभव नहीं था। सू चेन की आंखें लगातार झिलमिला रही थीं, मानो वह कुछ हिसाब किताब कर रही हो। वह प्रतिद्वंदी से डरा हुआ नहीं था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यह एक ड्रॉ ही हो सकता था। जब तक उनकी लड़ाई खत्म होती, तब तक शायद लियू येरान वहां पहुंच चुकी होती। बहुत सोच विचार के बाद सू चेन ने फैसला किया कि अभी कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद लिन चुक्विंग सिर्फ लियू येरान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। गू निंग की मौजूदगी में उसे विश्वास था कि जू हाओ लिन चुक्विंग को खुलेआम नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। सू चेन ने धीरे धीरे अपनी आभा को नियंत्रित किया। उसने रेड रोज को एक गहरी नजर से देखा, फिर मुड़ा और चला गया। वह वास्तव में गया नहीं था। इसके बजाय वह घर के एक तरफ चला गया। वह ऐसी खिड़की या दरार की तलाश कर रहा था जिससे वह बाहर से अंदर देख सके। उसे आखिरकार एक खिड़की मिल गई। ये घर के अंदर बैठक कक्ष की ओर मुख किए हुए था। वह अंदर का दृश्य देख सकता था। रेड रोज सतर्कता से उसका पीछा करती रही। उसकी निगाहें चौकस थीं, उसे अतिक्रमण करने से रोकने के लिए। सू चेन ने बैठक कक्ष में ये दृश्य देखा। इस समय लिन चुक्विंग गू निंग का सामना कर रहे थे। गू निंग ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। वह पीड़ित और दयनीय लग रही थी, मानो कोई मालकिन रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उसे लगा कि उसे कड़ी फटकार मिलेगी। जू हाओ हिल गया। उसने उसे लिन चुक्विंग को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ते देखा। बस सू चेन की आभा अचानक बढ़ गई। उसकी आंखें बेहद उग्र थीं। यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक सफल नहीं रहा। जू हाओ सचमुच लिन चुक्विंग को नुकसान पहुंचाने वाला था। जैसे ही वह शीशा तोड़कर घर में घुसकर हीरो की तरह बचाव करने ही वाला था। एक अचानक मिली महत्वपूर्ण जानकारी ने उसे चौंका दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान था। उसने देखा कि लिन चुक्विंग जू हाओ की बाहों में थी और वह विरोध नहीं कर रही थी। क्या हो रहा था? सू चेन का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। ये किसी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके बजाय एक युवा पत्नी की नाराजगी का संकेत मिला। अचानक एक विचार मन में आया। क्या लिन चुक्विंग भी जू हाओ के साथ शामिल हो सकती है? ये कैसे संभव हुआ? लुओ यान द्वारा बताई गई शहरी जानकारी और लिन चुक्विंग के बारे में उनके ऑनलाइन शोध के अनुसार उन्हें बर्फीली पर्वत राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। उसका विपरीत लिंग के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। वह जू हाओ के साथ कैसे रह सकती थी, जो एक बुरा आदमी था और शायद उसका पिता हो सकता था? ठीक है, भले ही वे साथ हों, लेकिन अब जब उसे पता चला कि जू हाओ उसकी अच्छी बहन के साथ संबंध में था, वह जू हाओ से बिल्कुल भी नाराज क्यों नहीं होगी? लेकिन फिर उसे गू निंग की याद आ गई। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि जू हाओ के अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे, क्योंकि उसे जू हाओ द्वारा बाहर लाया गया था। उसके दिमाग में बस यही बात थी। शंघाई में 2 प्रसिद्ध महिला राष्ट्रपतियों को जू हाओ द्वारा पद से हटाने का विचार ही रोमांचक है। सू चेन की सांसें तेज हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे गुस्से से उसके फेफड़े फटने वाले हों। और इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने इस बात की और पुष्टि कर दी। बैठक कक्ष में गू निंग खाना लेकर मेज पर आए। वे तीनों खाने के लिए बैठ गए। लिन चुक्विंग लगातार जू हाओ की थाली में खाना डालती रही और उसे खिलाती रही। जब वे पीते थे तब भी वे आमने सामने बैठकर एक ही प्याले से पीते थे। कितना अंतरंग! सू चेन की मानसिकता पहले ही टूट चुकी थी, ये जानते हुए कि जू हाओ ने उसकी अच्छी जूनियर बहनों को नीचा दिखाया था। लिन चुक्विंग न केवल जू हाओ से नाराज नहीं थी, बल्कि उसने उसे और अधिक खुश करने और अपना स्नेह दिखाने की कोशिश भी की। पूरी तरह से मोहित होने के अलावा वह किसी अन्य संभावना के बारे में सोच ही नहीं सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सू चेन बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी आंखें चौड़ी और लाल थीं, मानो वह किसी को खा जाना चाहता हो। उसने बैठक कक्ष को ध्यान से देखा। लिविंग रूम में लिन चुक्विंग उठी, मानो वह घर जा रही हो, लेकिन उसे जू हाओ ने रोक दिया। कुछ फुसफुसाते हुए शब्दों के बाद वे दोनों साथ में ऊपर चले गए। हफ फूफ! सू चेन बैल की तरह हॉन्फ रहा था। उसके दांत इतनी जोर से भींचे हुए थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे टूट जाएंगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह इतना क्रोधित था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोशिकाएं अलग हो रही हों। डिंग! सू चेन गुस्से से भर गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। हॉन कियांग किनारे से उसे सतर्कतापूर्वक देख रहा था, उसे जू हाओ को परेशान करने से रोकने के लिए। सू चेन भी उसे परेशान करना चाहती थी, लेकिन इसका कोई कारण नहीं था।
गूनिंग और लिन चुकिंग दोनों ने सहमति दे दी थी। अगर प्रतिरोध का जरा सा भी संकेत होता तो वह बिना किसी झिझक के अंदर घुस जाता। हालांकि वहां कोई नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी सारी शक्ति चरम पर पहुंच गई हो, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। सू चेन बाहर गुस्से से उबल रहा था। डिंग, लिनचुकिंग बेहद शर्मिंदा है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 876। डिंग, अगले दिन नेक जूनियर सिस्टर्स अपनी सामान्य घनिष्ठता में लौट आई थीं। अब कल जैसी शत्रुता नहीं रही। उन्होंने मिलकर एक शानदार नाश्ता बनाया। जूहाओ के खाना खत्म करने के बाद उन्होंने जूहाओ को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। जैसे ही जूहाओ बाहर निकला, उसने देखा कि सू चेन थकी हुई सी लग रही थी और कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। इस लड़के ने कल रात उसे बहुत भावनात्मक सहारा दिया था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्या वह अब भी उससे भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। आओ कोशिश करते हैं। दोनों महिलाओं ने जूहाओ को बाहर तक छोड़ा। जूहाओ ने भौहें चढ़ाते हुए दोनों महिलाओं की ओर देखा। आप अपने पति से अलग होने वाली हैं, क्या आप थोड़ा स्नेह नहीं दिखाएंगी? ये दोनों महिलाएं महज 1-2 दिन से ज्यादा समय से जूहाओ की पत्नियां थीं। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि जूहाओ का क्या मतलब था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे लाल थे और दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे जूहाओ के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। डिंग, सू चेन का दिमाग चकनाचूर हो गया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1000। दूर नहीं, सू चेन पत्थर के स्टूल पर बैठी थी। वह पूरी रात वहीं बैठी रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे थे। अपनी हुआजिन पीक की शक्ति के साथ उसे ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए था। ये सब मानसिक थकावट के कारण हुआ था। उसके दिल में उठने वाली उथल-पुथल उसे लगातार सताती रहती थी। उसने कल्पना के एक छोटे से अंश को थामे रखा था। वह जूहाओ, गू निंगशुआंग और लिन चुकिंग अलग अलग कमरों में सोते थे। कम से कम दोनों महिलाएं अलग अलग थीं, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे को चूमते हुए देखकर बिल्कुल तालमेल में उसकी आखिरी बची खुची कल्पना भी चकनाचूर हो गई। वे दोनों शंघाई की मशहूर खूबसूरत महिलाएं थीं। कॉर्पोरेशनों की महिला अध्यक्ष, शक्तिशाली व्यवसायी महिलाएं। ये सोचकर खुशी होती थी कि एक दिन वे इस तरह साथ होंगे। अगर उनके प्रशंसकों को पता चल जाए तो वे निश्चित रूप से गुस्से से भड़क उठेंगे। उन प्रशंसकों में गुस्सा भड़क उठा या नहीं, ये सू चेन को नहीं पता था। इस समय सू चेन निश्चित रूप से भड़क उठा था। डिंग, सू चेन की मानसिकता में जबरदस्त बदलाव आया है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1001। दोनों महिलाओं को विदाई देते हुए जूहाओ प्रसन्न मन से वहां से चले गए। लियू येरान के घर पर जब से जू किंगक्सू को अपनी दूसरी वरिष्ठ बहन लियू येरान का रहस्य पता चला है, सम्मानित और नेक पुलिस अधिकारी फ्लावर की निजी तौर पर एक ऐसी विचित्र आदत थी। जूनियर सिस्टर्स एक अजीबोगरीब स्थिति में फंस गईं। जब तक उन्होंने साथ में खाना नहीं खाया और धीरे धीरे सुलह नहीं हो गई। फिर वे साथ सोए और देर रात तक दिल खोलकर बातें की, लड़कियों वाली बातें की। वह सहजता धीरे धीरे दूर हो गई। दरअसल लियू येरान को जू किंगक्सू के साथ सोने में काफी असहजता महसूस हुई। इसलिए नहीं कि उसे उसका छोटा सा रहस्य पता चल गया, लेकिन क्योंकि इसी बिस्तर पर वह और जूहाओ एक साथ सोते थे। आजकल जब किंगक्सू सोती है तो उसे हमेशा एक अजीब सी अनुभूति होती है। आकाश में काफी रोशनी हो गई। जूनियर सिस्टर्स, जो देर रात तक बातें करती रही थीं, धीरे धीरे उठी। ये सोचकर कि आज स्वामी जी आ रहे हैं, दोनों महिलाएं जल्दी से बिस्तर से उठ गईं। कपड़े पहनते समय लियू येरान को मानो कुछ असाधारण बात का पता चला और उसने ध्यान से किंगशुए को देखा। किंगक्सू ने उसकी निगाहें देखीं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने कपड़े उठाकर खुद को ढक लिया। उसने गुस्से से कहा, दूसरी वरिष्ठ बहन, आप मुझे क्यों देख रही हैं? यह मेरे लिए स्वाभाविक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता आप सभी को क्या हो गया है। क्या आप बस मेरा इस तरह मजाक उड़ाना बंद नहीं कर सकते? वास्तव में कोई उपहास नहीं था। जूनियर सिस्टर्स या अन्य सिस्टर्स में से किसी का भी इरादा उसका मजाक उड़ाने का नहीं था। केवल छोटी बहन हुआ यही शरारती थी। वह मजाक में कहती थी कि उसके होने वाले बच्चे भूखे मरेंगे। आपका शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, आप कमाल के हैं, है ना? छोटी बहन, मेरा इरादा तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था। लियू येरान ने अजीब से भाव के साथ बोलते हुए अपना बचाव किया। क्या आपको कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है? कल वे दोनों साथ सोए थे और उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। आज दोबारा देखने पर उसे लगा कि वह काफी बड़ी हो गई है। बदलाव?
किंगक्सू असमंजस में थी। कुछ ही देर में उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। यह इतना अधिक कैसे बढ़ गया? किंगशुए, तुमने ये कैसे किया? मैंने कल तुम्हें छुआ तक नहीं था। लियू यिरान ने उत्सुकता से पूछा। किंगक्सू ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे कुछ निजी विषय याद आए जिन पर उसने कल रात दूसरी वरिष्ठ सिस्टर के साथ चर्चा की थी। उन्होंने कुछ खास मसाज तकनीकों के कारगर होने के बारे में बात की थी। लियू यिरान बकवास नहीं कर रही थी। उसे यह बात जू हाओ के साथ रहने के बाद पता चली थी। किंगशुए को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस दूसरी वरिष्ठ बहन ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी यह कारगर नहीं होता। उसने खुद भी पहले इसे आजमाया था। तो फिर क्यों? वह अब जवान नहीं थी, वह किशोरावस्था में नहीं थी, इसलिए रातों रात इतना बड़ा बदलाव होना असंभव था। तो क्या उसने कल कुछ खाया या पिया था? इससे उसे याद आ गया, कल रात जब उसने लियू यिरान के साथ खाना खाया तो उसने काफी ज्यादा खा लिया। लेकिन वे तो साधारण व्यंजन थे, ज्यादा खाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना? याद करते हुए, उसने कल क्या खाया और पिया था। सुबह उसने सीनियर मार्शल सिस्टर के साथ उबले हुए बन, तले हुए आटे के टुकड़े, अंडे और रोटी खाई थी। साधारण भोजन। उसने सादा उबला हुआ पानी पिया। उसने एक सुबह शेननोंग हॉल में मदद की, फिर जू परिवार के पास लौट आए। उसने अपनी बहनों के साथ भोजन किया। खाना भी बहुत ही साधारण था। इंतजार। किंगक्सू की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि वह कुछ भूल गई हो। उसे याद था, दोपहर के भोजन से पहले उसने और कुछ अन्य बहनों ने फल खाए थे। मामला बंद। कल उसने जो कुछ भी खाया पिया वह बहुत ही साधारण था। केवल यही पपीता असामान्य था। लेकिन ये भी सही नहीं है, उसने इसे पहले भी खाया था। इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इससे उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता था? छोटी बहन, क्या तुम्हें कारण पता है? आखिर हुआ क्या था? लियू यिरान ने उसके चेहरे के भाव देखे और तुरंत जिज्ञासावश उसे गले लगा लिया। किंगक्सू ने इसे छुपाया नहीं और अपना अनुमान बता दिया। लियू यिरान ने भौहें चढ़ाईं। वह पूरी तरह से अचंभित थी। यह असंभव है। प्रभाव की तो बात ही छोड़िए, और अगर कोई प्रभाव होता भी तो वह रातों रात इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकता था। ये पहले ही एक स्तर को पार कर चुका है, इसलिए इसके पीछे अन्य कारण होने चाहिए। लियू यिरान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अंत में उसने आधे मजाक में कहा, या शायद उस पपीते में कुछ खास बात है। किंगक्सू अवाक रह गई। इसमें ऐसी क्या खास बात हो सकती है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह अचानक अकड़ गई। ये वाकई खास था, क्योंकि वह पपीता अब तक का सबसे स्वादिष्ट पपीता था जो उसने कभी खाया था। उसने हुआ ही द्वारा परोसी गई कई थालियां एक ही बार में खा लीं। यह अब तक का सबसे बेहतरीन फल था जो उसने कभी खाया था। सोचना जारी है। उस पपीते में अंतर यह था कि उसे जू हाओ ने खरीदा था। झाओ लिंगर के शब्द अचानक उसके दिमाग में कौंध गए। तुम बहुत दयनीय दिखते हो। पिताजी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने तुम्हें पूरक आहार के रूप में पपीता खरीद कर दिया। क्या ये सचमुच हो सकता है? एक पल में किंगक्सू इतनी शर्मिंदा हो गई कि वह लगभग गुस्से से आग बबूला हो गई। 227 गद्देदार जैकेट उसके ऊपर लिपटी हुई थी। गुरु और शिष्य एक ही झटके में पकड़े गए। पुत्रभक्ति। उसने जू किंगक्सू के अजीब भाव को देखा। लियू यिरान ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको कारण पता चला? हालांकि जू किंगक्सू शर्म से लाल हो गई और उसने उसे कुछ नहीं बताया। जब लियू यिरान ने देखा कि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसने अपने हाथ फैला दिए। वह बस उत्सुक थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को एक ही रात में हुआ स्ट्रेंथ तक पहुंचते हुए देखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। उसके पास अपार पूंजी थी। भले ही जू किंगक्सू ने सफलता हासिल कर ली हो, फिर भी वह उसके सामने काफी नहीं थी। उसके दिल में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। दोनों महिलाएं झटपट उठ खड़ी हुईं। खाना खाने के बाद वे शेननोंग हॉल की ओर चल पड़े। गुरु के आने का इंतजार कर रहा हूँ। दोपहर होने वाली है। जैसा कि जू क्विंगजू, लियू यिरान और फैंग जिक्सुआन ने बेसब्री से इंतजार किया। बर्फ जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटी एक आकृति किसी अलौकिक परी की तरह धीरे धीरे उनकी ओर चलने लगी। एक बेहद खूबसूरत, दोशरहित अंडाकार चेहरा उनकी उपस्थिति शाश्वत प्रतीत होती थी। उसमें परी जैसी अलौकिक एकांतता और एक परिपक्व महिला का आकर्षण दोनों ही मौजूद थे। दोनों स्वभाव बिना किसी टकराव के आपस में घुल मिल गए। प्राचीन पोशाक पहने सड़क पर चलते हुए उसकी वापसी दर 100% थी। वापसी दर का अर्थ है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की दर।
उसे देखना किसी सच्ची परी को देखने जैसा था, वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। लुओ किंगजियान पहाड़ से शहर तक पैदल चलकर आई थी। कई वर्षों तक पहाड़ पर एकांत में रहने के कारण वह शहर के परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपरिचित थी। अगर उसे यह पता न चलता कि उसके दोनों शिष्यों ने तियानई 9 नीडल्स और घोस्ट गेट 13 नीडल्स में महारत हासिल कर ली है, तो वह पहाड़ से नीचे नहीं आती। रास्ते में जहां भी लोग होते थे, वह सनसनी मचा देती थी। लोग लुओ किंगजियान की अलौकिक आभा से मंत्रमुग्ध हो गए थे। जैसे ही लुओ किंगजियान दूर से चलकर आए, कुछ लोगों को होश आया और वे तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकालने लगे। लेकिन उन्हें पता चला कि लुओ किंगजियान कुछ समय बाद काफी दूर चली गई थी। हुआजिन शिखर पर मौजूद और सफलता प्राप्त करने से मात्र आधा कदम दूर लुओ किंगजियान के पास उत्कृष्ट गतिशीलता कौशल था। धीरे धीरे चलने पर भी उसकी गति परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में बहुत धीमी नहीं थी। लुओ किंगजियान धीरे धीरे पास आए। उसने शेननोंग हॉल में आयोजित भव्य आयोजन पर ध्यान दिया। समय समय पर वह लोगों को ये कहते हुए सुनती थी कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा कितनी अद्भुत है और इसके उपचार के परिणाम कितने अच्छे हैं। लुओ किंगजियान बहुत प्रसन्न हुई। एकांत में रहने के बावजूद वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा को पतन की ओर जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उदय हो सकता है, ये पश्चिमी चिकित्सा को पीछे छोड़ सकती है और पूरी दुनिया में फैल सकती है। ये सब उनकी 2 शिष्याओं की बदौलत संभव हुआ। उसके दिल में उपलब्धि का भाव उमड़ आया और उसने खुद को सम्मानित महसूस किया। मालिक, लुओ किंगजियान को देखते ही तीनों छोटी बहनें उत्साह से उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ीं। सबसे अधिक उत्साहित फैंग जिक्सुआन और लियू येरान थे। उन्होंने मास्टर को कई सालों से नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत खुद को लुओ किंगजियान के आलिंगन में झोंक दिया। जू क्विंगशु थोड़ा बेहतर था। वह भी हाल ही में पहाड़ से नीचे आई थी, इसलिए उसने गुरु के करीब रहने का यह अवसर अपनी 2 वरिष्ठ बहनों के लिए छोड़ दिया। अपने दोनों शिष्यों की निर्भरता को महसूस करते हुए लुओ किंगजियान भी वास्तव में खुश थी। उसने दोनों महिलाओं की पीठ थपथपाई। तुम सब अब बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हो। गुरु के सामने हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अपने सौम्य और संत जैसे स्वभाव के बावजूद फैंग जिक्सुआन वास्तव में बिगड़ेल जैसा व्यवहार करने लगी। कुछ क्षणों की कोमलता के बाद छोटी बहनें लुओ किंगजियान को घर के अंदर ले गईं। अपने शिष्यों की हालिया स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद लुओ किंगजियान ने अपने सबसे बड़े शिष्य फैंग जिक्सुआन और अपने सबसे छोटे शिष्य जू किंगजू की ओर गंभीरता से देखा। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। क्या तुमने सच में तियानई 9 नीडल सीख ली हैं? जूनियर सिस्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, ये जानते हुए कि उस्ताद को सुई धागे की तकनीकों में सबसे अधिक रुचि थी। वे लुओ किंगजियान को प्रशिक्षण कक्ष में ले गए। जू क्विंगजू ने तियानी 9 नीडल्स का प्रदर्शन किया। सुई लगाने की प्रक्रिया को देखने के बाद और इसकी तुलना अपने मन में अविश्वसनीय रूप से परिचित अपूर्ण तियानई 9 नीडल्स से करने के बाद लुओ किंगजियान बेहद उत्साहित थी। उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में असली तियानई 9 नीडल्स ही थी। मास्टर के मूड को भांपते हुए जू किंगक्सू ने हल्की सी मुस्कान दी। गुरुजी, तियानई की 9 सुइयां वाकई शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप भूत द्वार की 13 सुइयां देखेंगे तो आप और भी चौंक जाएंगे। इसलिए उसने कुशलतापूर्वक घोस्ट गेट 13 नीडल्स का प्रदर्शन फिर से किया। लुओ किंगजियान स्तब्ध रह गया। दरअसल सुई लगाने की एक बेहद उन्नत तकनीक थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अंतिम चरण के कैंसर का भी इलाज कर सकता है। लुओ किंगजियान ने तुरंत उत्साह से अपनी दोनों शिष्याओं की ओर देखा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आपको ये 2 तरह की सुई धागे की तकनीकें किसने सिखाई? यही वह सवाल था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। उनके अवतरण का एक उद्देश्य तियानई की 9 सुइयों की पुष्टि करना था। वह ये भी जानना चाहती थी कि वह दिव्य सत्ता कौन थी जिसने उसके 2 शिष्यों को शिक्षा दी थी, और क्या इसका उसकी स्वर्गीय औषधि संप्रदाय से कोई संबंध था। जू क्विंगशु को तुरंत अजीब महसूस हुआ। आखिरकार जब वह पहाड़ पर थी तो उसने अक्सर गुरुजी के सामने जूहाओ के बारे में बात की थी। उसने बताया था कि जब वे छोटी बहनें थीं तब जूहाओ उनके प्रति कितना निर्दयी था। उसे जूहाओ से नाराजगी और नापसंदगी महसूस हुई, लेकिन अब उसने जूहाओ की शिक्षा को स्वीकार कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा के उत्थान में उनका नेतृत्व करने की क्षमता पूरी तरह से जूहाओ की बदौलत थी। उसकी नाराजगी काफी समय पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसके बजाय ये कृतज्ञता की गहरी भावना थी। जू किंगक्सू शर्मिंदा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फैंग जिक्सुआन को बोलने में कठिनाई हो रही थी।
उसने कहा कि उसने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन रिश्ता बदल गया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू हाओ के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। अगर उसकी दोनों छोटी बहनों और उसके मालिक को पता चल जाए कि वह अपनी एक छोटी बहन के पिता के साथ है, क्या वे उसके पैर नहीं तोड़ देंगे? वरिष्ठ मार्शल सिस्टर की गरिमा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये लियू यिरान थी जिन्होंने बात की। गुरुजी, आप उस व्यक्ति को भी जानते हैं जिसने छोटी बहन और बड़ी बहन को चिकित्सा कौशल सिखाया था। लुओ क्विंगजियान हैरान था। उसके दिमाग में तुरंत उन लोगों की यादें घूमने लगी जिन्हें वह जानती थी। कौन सा चिकित्सीय कौशल इतना शक्तिशाली था? उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे कोई नाम याद नहीं आया। फिर उसने अपने दूसरे शिष्य को घूर कर देखा। अगर आपको कुछ कहना हो तो बोलिए, मुझे असमंजस में मत रखिए। लियू यिरान ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, वह व्यक्ति छोटी बहन के पिता हैं। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने अल्पकाल में सीनियर सिस्टर और लिटिल जूनियर सिस्टर को तियानई 9 नीडल्स और घोस्ट गेट 13 नीडल्स में महारत हासिल करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उत्थान हुआ। जब वह बोल रही थी तो उसकी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठ गई। वह बहुत गर्वित लग रही थी। जू हाओ उसका आदमी था, भला वह गर्व क्यों नहीं करती? जू क्विंगशु और फैंग जिक्सुआन दोनों ने ध्यान दिया। उनका मानना था कि लियू यिरान को गर्व था क्योंकि उन्होंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। लुओ किंगजियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, किंगजू के पिता, वही आदमी जिसने किंगजू के साथ बेहद क्रूरता की थी। क्या वह एक व्यापारी नहीं है? उसके पास चिकित्सा कौशल कैसे हो सकता है? और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये सुनकर जू किंगक्सू ने असहज रूप से आगे बढ़कर लुओ किंगक्सियन का हाथ पकड़ लिया। ओह गुरुजी, चलिए अतीत की बातें न करें। दरअसल मेरे और इन बहनों के प्रति उनका रवैया अब बदल गया है। अब वह हमारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। ये देखकर फैंग जिक्सुआन ने भी तुरंत अपने दूसरे गुरु के लिए बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ गुरुजी, गुरु जू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने छोटी बहन और उसकी बहनों के साथ पहले जो व्यवहार किया, उसका कारण शायद कोई गलतफहमी रही होगी। कृपया मास्टर जू के प्रति पूर्वाग्रह न रखें। लियू यिरान ने भी किनारे से अपनी राय रखी। राष्ट्रपति जू वैसे व्यक्ति नहीं हैं जैसा कि छोटी बहन ने बताया था। वे अक्सर दान पुण्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में दान देते हैं और प्रोजेक्ट होप स्कूल स्थापित करते हैं। उनका चरित्र बेदाग है। अपने शिष्यों को जू हाओ के पक्ष में बोलते हुए देखकर लुओ किंगजियान पूरी तरह से अचंभित थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसके शिष्य जू हाओ का कुछ ज्यादा ही बचाव कर रहे थे? लुओ किंगजियान को अचानक अपने भीतर खालीपन महसूस हुआ। उनकी शिष्याएं, जिनका उन्होंने कई वर्षों तक पालन पोषण किया था, ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद अपने हाथों से जो सूती जैकेट सिली थी, उसे अब कोई और पहन रहा हो। यहाँ गुरु और शिष्यों का व्यवहार स्नेहपूर्ण था। दूसरी ओर एक मानवीय त्रासदी घटित हो रही थी। यह एक जर्जर कारखाने की इमारत थी। धूल की एक मोटी परत जमा हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया हो। सू चेन झटपट दौड़कर आया, उसका चेहरा थका हुआ था। गू निंग के घर से निकलने के बाद जू हाओ काफी देर तक बाहर बैठा रहा और किसी सोच में डूबा रहा। लिन चुकिंग और गू निंग शुआंग बेहद स्नेहशील बहनें। कुछ समय घर पर रहने के बाद वे दोनों कंपनी में चले गए। जब उन्होंने उसे जाते हुए देखा तो उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। निराश सू चेन ने फिर आराम करने के लिए एक पुल का मेहराब ढूंढने की तैयारी की। पहाड़ से उतरने के बाद उसने सबसे पहले जिन दो बेहद खूबसूरत महिलाओं को देखा, वे वही थीं। उन्हें जू हाओ के साथ देखकर इससे उसे गहरा सदमा लगा। थक गए हैं, चलो इसे नष्ट ही कर देते हैं। सू चेन को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। वह बस चैन की नींद लेना चाहता था। इसी समय लुओ यान ने उसे फोन किया। उसे इस परित्यक्त कारखाने में आने के लिए कहा। सू चेन एक दिन और एक रात से सोया नहीं था, उसका दिमाग उलझन में था। इसके अलावा उसे जू हाओ ने बुरी तरह से मारा था, और अपने अच्छे भाई लुओ यान पर विश्वास के कारण उसने लुओ यान के शब्दों में छिपी विचित्रता को नहीं सुना और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। भाई लुओ, आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? लुओ यान को देखकर सू चेन ने उलझन में पड़कर आगे बढ़ते हुए पूछा। मैं? लुओ यान के शब्द सू चेन की तेज चीख से बीच में ही रुक गए। जू हाओ, ये तुम कैसे हो सकते हो? तुम यहाँ क्यों हो? पता चला कि सू चेन ने जू हाओ को एक तरफ खड़े होकर उन्हें दिलचस्पी से देखते हुए देखा था। तुरंत ही उसका गुस्सा बेकाबू होकर फूटने लगा।
जू हाओ ने उसकी मंगेतर और छोटी बहन को छीन लिया था। उसने कल लिन चुकिंग को देखते ही उससे फ्लर्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह भी जू हाओ की प्रेमिका थी। उसने जू हाओ को उन दोनों महिलाओं को ऊपर के कमरे में ले जाते हुए भी देखा। सू चेन को सिर्फ अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। रात भर जमा हुआ गुस्सा इसी क्षण फूट पड़ा। डिंग, सू चेन बेहद गुस्से में है, भावनात्मक स्तर जोड़ 999। डिंग, लुओ यान बेहद गुस्से में है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन अभी जल्दबाजी न करें। जू हाओ के चेहरे पर चंचल भाव थे। क्या ये सिर्फ एक मंगेतर और 2 छोटी बहनें ही हैं? इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हारी अभी भी 2 छोटी बहनें हैं और तुम्हारी छोटी बहनों का एक परी जैसा स्वामी है, इसलिए अभी जल्दबाजी मत करो। इंतजार करो जब तक मैं उन सबको एक ही जाल में न पकड़ लूं, तब तक तुम्हारे पास मुझसे मौत तक लड़ने का मौका होगा। देखो, क्या ये वाकई मानवीय भाषा है? इसे विशेष रूप से हृदय को नष्ट करने और उसे दंडित करने के लिए बनाया गया है। लुओ यान ने शुरू में सोचा था कि जू हाओ ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। अप्रत्याशित रूप से, सू चेन लगभग वैसी ही थी जिस महिला को वह पसंद करता था, और उसकी छोटी चाची, दोनों की शादी हो चुकी थी। उनकी छोटी चाची की लिंगर, जो उनकी झाओ लिंगर भी थी, का भी एक क्रूर भाग्य होने वाला था। सू चेन की मंगेतर को जू हाओ ने प्रशिक्षित किया था और उसकी दोनों जूनियर सिस्टर्स गिर गईं। इसके अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और गुरु, जू हाओ के अगले निशाने पर हैं। इंतजार, क्या सू चेन की एक छोटी बहन नहीं थी जो जू हाओ की बेटी है? सू चेन का चेहरा विकृत हो गया और उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। अगर तुमने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू हाओ ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ टस्क की आवाज निकाली। उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। सिर्फ तुम, मैं इसे इस तरह कहूंगा, मैं तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारे गुरु को ले जा रहा हूं। तुम मुझे धमकाना चाहते हो? तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। क्या तुम कल रात अपनी मंगेतर के घर के बाहर खड़े नहीं थे? मुझे दोनों बाहों में एक एक महिला के साथ देखकर तुमने बाहर आकर पादने की भी हिम्मत नहीं की। आपकी योग्यताएं क्या हैं? ओह हाँ, गू मिंग और लिन चुकिंग दोनों शंघाई की मशहूर महिला राष्ट्रपति हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कल रात वे मेरे सामने कितनी आज्ञाकारी थीं। इसे सिर्फ 2 शब्दों में बयान किया जा सकता है, बहुत ही रन। लुओ यान की पुतलियां चौड़ी हो गईं। क्या उसे पता था कि उसके भाई सू चेन की मंगेतर जू हाओ के चंगुल में फंस गई है? उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति, लिन चुकिंग, भी जू हाओ की प्रेमिका थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बहनें साथ थीं। उन दोनों महिलाओं की पहचान और उनकी अद्भुत सुंदरता के बारे में सोचते हुए वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जू हाओ को खुश करना उनके लिए कैसा रहा होगा। हफ फूफ, जैसे ही पिछली रात की घटनाओं का जिक्र हुआ, सू चेन की सांसें तेज चलने लगी। उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके भीतर हत्या करने का इरादा भड़क उठा था। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। सू चेन अब और संयम नहीं रख सका। ये कमीना उसकी मंगेतर के सामने ही उसे अपमानित कर रहा था। अगर वह अब भी इसे सहन कर सकता है, तो क्या वह सचमुच एक इंसान है? उसकी मुट्ठियां भींच गईं, और अत्यधिक बल के कारण उसकी बाहों की नसें फड़कने लगीं। क्रोध की आग भयंकर रूप से भड़क उठी। वह जू हाओ की ओर दौड़ने ही वाला था। पुची, किसी हथियार के मांस में घुसने की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। सू चेन का शरीर अकड़ गया और उसके कदम रुक गए। वह स्तब्ध होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपने पेट से एक खंजर की नोक निकलते हुए देखी। बेहद ठंड। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। लुओ यान शर्म से चेहरा झुकाए कुछ कदम पीछे हट गया। क्यों? सू चेन ने अविश्वास से 3 शब्द कहे। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस भले भाई को उसने पहचाना था, वही इस समय उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। उन्हें हाल ही में लुओ यान के साथ बिताए गए समय की याद आ रही थी। दोनों का एक साझा दुश्मन था। उन्होंने एक ही तरह की बदकिस्मती झेली और एक दूसरे का साथ दिया। लुओ यान बुरी तरह घायल हो गया था, उसकी जान खतरे में थी। उन्होंने ही एक्यूपंक्चर का उपयोग करके उनका इलाज किया था। दोनों के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे। उन्हें अलग अलग माता पिता से पैदा हुए सच्चे भाई माना जा सकता है। वह समझ नहीं पाया, लुओ यान उसे धोखा क्यों देगी? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका साथ बिताया गया समय सिर्फ एक दिखावा था? क्या जू हाओ के प्रति उसकी नफरत झूठी थी? फिर उनका अभिनय भी बहुत अच्छा था। उसने तो दिव्य चिकित्सक को भी धोखा दिया। मुझे माफ करें। इस समय लुओ यान भी बेहद परेशान थी।
हालांकि वह अंधकार जगत का शीर्ष हत्यारा था, जिसे जीवन लेने वाले यम के नाम से जाना जाता था। वह रिश्तों को बहुत महत्व देता था। वह उन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था जिन्होंने उसके प्रति दया दिखाई थी। सू चेन न केवल उसके प्रति दयालु था, बल्कि एक भाई भी था जिसके साथ उसने जीवन और मृत्यु साझा की थी। वह उसे पीठ में छुरा भी नहीं घोंपना चाहता था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जूहाओ की यही सारी मांगें थीं। अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी झाओ लिंग एयर खतरे में पड़ जाएगी। उसकी छोटी चाची का परिवार खत्म हो जाएगा। उसकी तुलना में सू चेन को चाकू मारने के बावजूद उसकी हुआजिन पीक फिजिक और अद्वितीय चिकित्सा कौशल के कारण उसे ठीक किया जा सकता था। लुओ यान ने बड़ी सावधानी से उस पर वार किया। उसका इरादा उसकी जान लेने का नहीं था, लेकिन सू चेन को स्थिति का पता नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसकी आंखों में दिख रहे अविश्वास ने लुओ यान को बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसका पूरा दिमाग कांप उठा, उसका दिल दर्द से कराह उठा। डिंग, सू चेन की मानसिकता ध्वस्त हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1001। डिंग, लुओ यान का मन अस्थिर है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1001। जूहाओ ने लुओ यान के सिर पर पहले से ही धुंधली हो चुकी आभा के घेरे को देखा। अपने भाई को पीठ में छुरा घोंपने के बाद रोशनी मंद पड़ गई और अनिश्चित रूप से टिमटिमाने लगी, मानो ये किसी भी क्षण गायब हो सकता है। सू चेन के चारों ओर का आभा मंडल भी काफी कमजोर हो गया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जूहाओ ने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। शानदार, बस शानदार। मुझे भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखने की उम्मीद नहीं थी। सू चेन, उसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, क्या तुम अब भी इसे सहन कर पाओगे? जल्दी करो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो, लड़ो, लड़ो। सू चेन और लुओ यान दोनों के होंठ फड़कने लगे। अरे यार, लड़ो। ये पेट में छुरा घोंपने जैसा था। शायद उसे मृत्यु शब्द लिखना नहीं आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या तुम दोनों आज मुझे मारने के लिए हाथ मिलाने की योजना बना रहे हो?